मेरे पास पहले से मैं एक बना लेता हूँ यूडीटी और एलडीटी। मैं यहाँ जब इनपुट लूँगा डाटा वैलिडेशन से, लिस्ट में सिर्फ यूडीटी एलडीटी आना चाहिए, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसको तो यू हैव ए एलडीटी, अदरवाइज यू हैव ए यूडीटी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक तो सबका हो गया ना, कोई डाउट नहीं। अब अपने को क्या करना है कि एक इफ़ कंडीशन मेरे को लगा के यहाँ पे जो एलडीटी के जितने मेंबर्स हैं उसको रखना है। तो अगर 2-3 मेंबर्स आपके पास हैं तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई कैन राइट E3 इक्वल टू UDT कॉमा, एक यूडीटी है राज नाम का एम्प्लॉई और दूसरा एक एलडीटी है दीप नाम का एम्प्लॉई। सो नाउ इफ सी हियर कि मैं अगर इसको चेंज करता हूँ एलडीटी करूँगा तो ये दोनों एलडीटी के एम्प्लॉइज़ के नाम आ जाएंगे, इसको यूडीटी करूँगा तो ये यूडीटी के नाम के एम्प्लॉइज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लिस्ट आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे फिर से जाऊँगा डाटा वैलिडेशन, देन अगेन आई कैन चूज़ द लिस्ट, सोर्स लिस्ट इज़ दिस मच और ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अगर एलडीटी सेलेक्ट किया है, सो यहाँ पे मेरे पास दीप और अनिल आएंगे, और अगर ये मैंने यूडीटी सेलेक्ट किया है तो ये मेरे पास राज और अनिल आएंगे। सो दिस वे इट इज़ गोइंग टू चेंज द थिंग्स। क्लियर हो रहा है? बाद में मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो ये मैं रो जो है इसको हाइड कर सकता हूँ, जिससे कि ये यहाँ नहीं दिखेगी, तो यूज़र को डायरेक्टली मिलेगा। अगर एलडीटी है तो एलडीटी की लिस्ट ये आएगी, दीप और सुनील। अगर ये यूडीटी है तो यहाँ पे जो लिस्ट आएगी राज और अनिल आएगा। मैंने अनहाइड कर दिया, जस्ट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड अपन कर क्या रहे हैं, ये ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा मत याद करो। हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले, जब तक आप उसको नहीं समझोगे ना, आपको टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, सो अपन क्या कर रहे हैं, अपन डाटा वैलिडेशन का यूज करके, इसको मैं अभी हाइड कर रहा हूं, यहाँ पर यूडीटी अपने यहाँ स्टाफ में कुछ यूडीटी है कुछ एलडीटी हैं और टोटल स्टाफ में 4 ही लोग हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ यूडीटी सेलेक्ट करूँ तो यूडीटी वालों की लिस्ट यहाँ पर आए, और जब मैं यहाँ एलडीटी सेलेक्ट करूँ तो एलडीटी वालों की लिस्ट यहाँ पे आए। दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यहाँ मेरे को यूडीटी एलडीटी यहाँ मैंने क्यों लिख के रखा है, क्योंकि ये लिस्ट से यहाँ से उठा रहा है। बाकी जो नेम है वो मैंने कहाँ लिख के रखे हैं, वो ये जो ये वाला पर्टिकुलर सीन है यहाँ पे ये इफ़ के अंदर ही लिख के रखे हैं, अलग से कुछ नहीं। तो अगर आपने यहाँ कुछ लिस्ट बना के रखी है उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई थी, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। जो कुछ भी आएगा वो यूडीटी आएगा तो ये फर्स्ट नेम डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे एलडीटी आएगा तो सेकंड नेम डिस्प्ले करेगा, ख़त्म। ऐसे ही इसमें सेकंड वाले में भी यूडीटी आएगा तो पहला नेम सेट करेगा और दूसरे में सेकंड नेम आएगा एलडीटी में, दैट्स ऑल। तो समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले अपन कर क्या रहे हैं। अपन डाटा वैलिडेशन के लिए लिस्ट बना रहे हैं कि यूडीटी आते हुए लिस्ट बदल जाए और एलडीटी आते ही लिस्ट बदल जाए। जब तक ये नहीं समझोगे आप लोग, तब तक आगे कुछ ढंग से नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये? किसी को अभी भी डाउट है कि अपन क्या कर रहे हैं? डाटा वैलिडेशन क्यों किया जाता है? कि जो आदमी डाटा भरे वो सही भरे। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन के लिए सपोज यहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन नहीं दूंगा तो क्या होगा, आदमी अपने नाम हाथ से नाम टाइप करेगा तो उसमें मिस्टेक कर सकता है, इसलिए उसको पुल डाउन मेनू दिया। अब पुल डाउन मेनू देने के साथ अपन को दूसरी सहूलियत देनी है कि जब हमको पता है कि हमारे पास 2 ही डिपार्टमेंट हैं या यूडीटी है और एलडीटी है, तो चारों का डाटा मैं यहाँ दिखा दूंगा तो उसमें वो आदमी गलत सेलेक्ट कर लेगा कि यूडीटी की बजाय एलडीटी का आदमी का सेलेक्ट कर लेगा, एलडीटी की बजाय यूडीटी का सेलेक्ट कर लेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर जैसे वो एलडीटी यूडीटी सेलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से नीचे का डाटा भी सही हो जाना चाहिए, जिससे वो गलती से भी नाम गलत सेलेक्ट ना करे। अब ये मैंने गलती से लगा दिया, ये कैसे हटेगा? क्लियर ऑल से हटेगा क्या? ये हट गया। नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, मेरे पास एक लिस्ट है यूडीटी की, इसमें कितने भी नाम अब आपके पास हो सकते हैं। अपन सेकंड केस ले रहे हैं जब अपन के पास 2 से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा नाम है। ठीक है, और उसके बाद फिर से मेरे पास यहाँ पे है
UDT LDT की लिस्ट लेनी है तो मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा दिया। और ज़रूरी नहीं मैं हमेशा हॉरिजेंटल लिस्ट को पिक करूँ, हॉरिजेंटल लिस्ट भी पिक कर सकता हूँ और उसके बाद ओके कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो UDT LDT दोनों आ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक आप सब लोग कर चुके हैं। इसमें लिस्ट में जितने भी नाम चाहिए वो अब आप सारे ले सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद द लिस्ट। ठीक है, सो जितनी भी बड़ी लिस्ट हो आप उस सबको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरे पास 2 ही नाम हैं तो मैंने 2 नाम सेलेक्ट किए और आई एम इंटरेस्टेड टू गिव नेम टू दिस पर्टिकुलर टेबल एंड आई एम प्रोवाइडिंग द नेम एज। ठीक है, तो यहाँ मैंने जाके देखा तो ये मेरे पास नेम सब पड़े हुए हैं। तो ये LDT UDT मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। आई एम इंटरेस्टेड टू डिलीट देम। तो डिलीट करने में मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गो टू द फॉर्मूला, देन आई कैन गो टू द नेम मैनेजर और यहाँ से जितने भी मुझको डिलीट करने हैं नाम, आई कैन डिलीट देम। क्लोज कर दिया। फिर से मेरे को इनको डिफाइन करना है। सो आई कैन सेलेक्ट दिस और इसका नाम क्या देना है मुझको? UDT। और इसको सेलेक्ट कर दिया, इसका नाम क्या दे दिया मैंने? LDT। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर जाके सेलेक्ट करता हूँ LDT तो ये है और UDT है तो ये है। सो यहाँ तक मैंने काम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को फिर से डाटा वैलिडेशन लगाना है। आई वॉन्ट ए लिस्ट, व्हाट इज माई सोर्स लिस्ट? इनडायरेक्ट। ठीक है, मैंने कल पढ़ा था ना इनडायरेक्ट, और ये जो पर्टिकुलर यहाँ जो कुछ भी लिखा हो वो इनडायरेक्ट कर दो। सो आई हैव गॉट ए UDT किया तो मेरे को नाम आ गया सुनील, राज, कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको LDT कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास कितने नाम आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। कल जब हमने बताया था तो लोगों ने कंप्लेंट की कि अरे मेरे पास बड़ी लिस्ट होगी तो मैं क्या करूँगा। तो हमने कहा बड़ी लिस्ट का भी सोल्यूशन दिया जाए, तो ये बड़ी लिस्ट का सोल्यूशन है। सो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि कुछ कलीग्स अभी आए हैं, तो आई विल जस्ट रिपीट दिस। कल की एक्सरसाइज कुछ याद है? लास्ट जो हम अपन ने छोड़ी थी क्या था उसमें? LDT और UDT की सेलेक्ट करने पे उनके एम्प्लॉइज़ की लिस्ट ऑटोमेटिकली चेंज होना जानी चाहिए थी। तो दैट इज़ द थिंग्स। अब कल की जो रिक्वायरमेंट थी, बोले लिस्ट अगर लंबी होगी 2 लोगों से, 10 की है, 20 की है, तो मेरे को क्या करना है? तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि अगर लिस्ट लंबी है तो मुझे क्या करना है। ठीक है, सो मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ इसको। और ये मैंने क्या किया है कि UDT की लिस्ट बना दी है जिसमें 2 नाम हैं, LDT की लिस्ट बना दी है जिसमें ये 2 नाम हैं। अभी मैंने इसको नेम रेंज में जाके आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस पर्टिकुलर नेम, सो विच आई डोंट वांट, आई वांट टू डिलीट देम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके डिलीट कर देता हूँ। इस रेंज में जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं सबको सेलेक्ट करके नेम रेंज देना है और इसका नाम क्या टाइप करना है? UDT। और जो भी रेंज नेम यहाँ है उसको सेलेक्ट करना है और इसका नाम देना है LDT। ये एक एक्टिविटी खत्म हो गई। ठीक है, अब मेरे को जो इनपुट देना है वो यहाँ पे देना है और UDT या LDT से मेरे को डाटा वैलिडेट करके लेके आना है। सो आई कैन गो फॉर डाटा वैलिडेशन, आई कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट लिस्ट और कहाँ से लेके आना है? दैट इज़ फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, सो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई LDT या UDT की, वट एवर आई वॉन्ट आई कैन जस्ट सेलेक्ट दैम। अब डिपेंडिंग ऑन दिस मेरे को यहाँ पर भी लिस्ट चाहिए, UDT वालों की लिस्ट आ जाए और LDT वालों की लिस्ट आ जाए। तो मैं फिर से डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, उसके बाद लिस्ट में जाऊँगा, देन सोर्स सेलेक्ट करूँगा। सोर्स में यहाँ पे मेरे को लिखना है इक्वल टू इनडायरेक्ट, देन आई हैव टू सेलेक्ट दिस ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो LDT में मेरे को ये 3 लोगों की लिस्ट आ गई और अगर इसको मैं UDT कर दूंगा तो ये मेरे पास 3 लोगों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि UDT नाम की लिस्ट नेम लेन बनी नहीं है उसकी। सो अगेन आई हैव टू सेलेक्ट दिस, आई हैव टू टाइप UDT। अब मैं UDT यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, LDT करूँगा तो ये सही सेलेक्ट हो रही है, UDT कर रहा हूँ तो ये सही सेलेक्ट हो रही है, और इसको जाके जब मैं चेंज करूँगा तो ये सुनील और राज आएगा। सो दिस वे आई कैन एबल टू वर्क। हो जाएगा सबसे? फटाफट करके दिखाओ मेरे को। सो इफ़ यू रिमेंबर जब मैं इनडायरेक्ट पढ़ा रहा था तो लोगों ने पूछा था इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। सो नाउ यू कैन सी कि इफ़ लगाने से कितना ईजी है इनडायरेक्ट लगाना। क्या जब मैंने नेम रेंज भी पढ़ाया होगा तब भी वो क्वेश्चन मार्क होगा कि नेम रेंज से करना क्या है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि नेम रेंज की भी बहुत वैल्यू है, वहाँ से नेम डिफाइन कर सकते हैं। इनडायरेक्ट की भी बहुत वैल्यू है,
अब अपन थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, डाटा वैलिडेशन का लास्ट। बाकी तो आप कर लोगे इसलिए मैं बीच में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। होल नंबर अपन ने कर ही लिया था, डेसिमल आप लोग कर लोगे, लिस्ट मैंने बता दिया है, डेट कर लोगे आप लोग, टाइम कर लोगे, टेक्स्ट लेंथ कर लोगे, ठीक है। अपन जाते हैं सीधे कस्टम पे, ठीक है। बाकी सब सिंपल है, आप अपने आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कस्टम में क्या यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है कि यू कैन एबल टू अप्लाई एनी फॉर्मूला हेयर। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। सो वो कस्टम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप वहाँ से डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, वो आप कस्टम से फॉर्मूला लिख के अपना काम कर सकते हो। सो नाउ मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ फिर से, जस्ट टू डिफाइन मोर अबाउट द कस्टम। सपोज मैं टेक्स्ट लेंथ पे जाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल टू मैंने अगर यहाँ पे टाइप कर दिया कि 10 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा दे दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं 3 कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 1 2 लिखूँगा तो क्या होगा, 1 2 3 लिखूँगा तो ले लेगा। सॉरी, इसके नीचे तो फार्मूला लगा भी नहीं है। तो कहने का मतलब है वो सिर्फ 3 करेक्टर लेगा। अब अगर मेरे को चाहिए कि पहला जो करेक्टर है वो करेक्टर होना चाहिए, बाकी सब न्यूमेरिक होना चाहिए, उसके लिए अगर आपको करना है तो देन यू हैव टू अगेन गो बाय द कस्टम। वो कस्टम से आप जा सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ जो यहाँ पे प्री डिफाइंड नहीं है, उन सब के लिए यू कैन एबल टू यूज़ द कस्टम। कस्टम को यूज़ करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगता है, ठीक है। और कस्टम में आपको हमेशा जो रिजल्ट आना चाहिए वो ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए। तो उसमें हमेशा ध्यान देना है कि आंसर जो भी मिले वो ट्रू या फॉल्स में मिले। अगर वो फॉल्स मिलेगा तो एरर दे के बाहर आ जाएगा, अगर ट्रू मिलेगा तो आगे टाइपिंग चालू रखेगा, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ द कस्टम। दूसरा, कई बार रिक्वायरमेंट क्या आती है कि योर क्राइटेरिया इज डिपेंडेंट ऑन द अदर डाटा। अदर डाटा मतलब सपोज मेरे को एक लिस्ट बनानी है जिसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू आए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी लिस्ट है वो ऐसा नहीं है कि मुझे 10 कैरेक्टर का चाहिए, 5 कैरेक्टर का चाहिए, 10 कैरेक्टर का चाहिए। बेसिक वैल्यू पर्पस ये है कि जो मैंने ऊपर के नाम भरे हैं उन सबको पढ़ो, उसके बाद देखो कि अगला नाम ऊपर रिपीट तो नहीं हुआ है। सो दैट इज ए यूनिक वैल्यू, ठीक है। सो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं दैट यू कैन एबल टू अचीव थ्रू द कस्टम्स। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? कस्टम का यूज क्लियर हो गया। बहुत कम जरूरत पड़ती है कस्टम में जाने की, ठीक है। डाटा वैलिडेशन में भी लोग कम जाते हैं। डाटा वैलिडेशन के बिन अगर देखो आपसे खुद काम कर रहे हो तो डाटा वैलिडेशन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं सही टाइप करूँगा। नहीं है देन यू हैव टू गो फॉर डाटा वैलिडेशन। और डाटा टाइप हो गया, उसके बाद आपको चेक करना है ये सही टाइप हुआ तो गलत टाइप हुआ, तो वहाँ आपको गो टू पढ़ा दिया गया है, गो टू स्पेशल। तो गो टू स्पेशल से यू कैन एबल टू चेक वेदर इट इज़ ए रियली ए नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, नंबर है कि नहीं है, तो वो वहाँ से चेक हो जाता है। बट अगर मैं डाटा एंट्री के समय चेक करना चाहता हूँ देन आई हैव टू यूज़ इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो कस्टम में जाने के पहले वहाँ पे मैं कुछ फार्मूलाज वगैरह यूज़ करूँगा, तो उसके पहले मेरे को आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं जो मैं आपको पहले फार्मूलाज को क्लियर कर देता हूँ। तो वेरी फर्स्ट फार्मूला इज सम इफ। ये सम इफ क्या करता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सम इफ? सम तो सब लोगों ने यूज किया ना, सम में कोई डाउट नहीं। सम इफ क्या करेगा? सिंटेक्स भी सिंपल है, रेंज क्राइटेरिया, सॉरी रेंज देन क्राइटेरिया देन सम रेंज। सो इट्स अ सिंपल वर्किंग है। अब इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी है। सपोज मेरे पास एक तरफ एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, उसके आगे मेरे पास से उनकी सैलरी लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं और एक ही मतलब हर महीने की सैलरी अलग अलग नहीं है, पूरी एक साल भर की सैलरी लिखी है। अब मेरे को उस एम्प्लॉय आईडी को कितना सैलरी मिली साल भर में ये निकालना है, तो क्या करोगे? ठीक है। सो रेंज क्या हो गई? ऑल द एम्प्लॉयज आईडी, ठीक है। क्राइटेरिया क्या हो गया? जिसका आपको टोटल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सम रेंज में क्या आ जाएगा? जहां पे उनका सैलरी जो दी है वो लिखा हुआ है, तो वो इस तरह से आपको टोटल निकाल के वो बता देगा कि भाई इस एम्प्लॉय की
इतनी सैलरी साल भर में दी गई है। या इवन अपन अकाउंटिंग घर का भी बजट लिखते हो आप, ठीक है, तो उसमें लिखते होते हो वेजिटेबल 100 रुपीज़, कहीं बाजार गए कुछ खरीदा तो क्लॉथ्स परचेज किए 50 रुपये। अब साल भर महीने भर के एंड में अपने को देखना है टोटल वेजिटेबल कितने की परचेज हुई। रेंज में जो जो आपने लिखा है क्लॉथ परचेज किया और वेजिटेबल हो गए, वो पूरे रेंज हो गए। क्राइटेरिया में वेजिटेबल हो गई, और सम रेंज में जो उसके आगे का सम है उसको सेलेक्ट करेंगे तो वेजिटेबल कितनी सम के आया वो कैलकुलेट करके बता देता है। पर इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। ये मेरे पास डाटा है, इसी के अपन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो विच इज़ माई रेंज, दिस इज माई रेंज, ठीक है। देन आई हैव द क्राइटेरिया विच इज Anil. Then I have to define my range, sum range, ठीक है। सो इसने आंसर क्या दिया 64। अब मेरे को बताओ सही है कि नहीं है। फॉर्मूला क्या था, मैं पहले फॉर्मूला एक बार आप दोबारा से रीड कर लो। सही आंसर आया, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ जहाँ जहाँ अनिल है उसके सामने के अमाउंट को जोड़ के बता दो, ठीक है। तो अनिल 2 जगह है तो उसका टोटल कितना हो गया 52 + 12 दैट इज 64 हो जाएगा। सबसे ऐसा कुछ बना के फटाफट करके देख लो, कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछो। तो नॉर्मल ऐसे में आ जाएगा, बट हाँ, ये तो अपन ने ऐसा जमा लिया है, हाँ, बट क्या रहता है कि सीट ये देखो समिफ की जरूरत तभी आपको जब आपका यहाँ पे एम्प्लॉय कोड रिपीट हो रहा हो। अच्छा, अगर एम्प्लॉय कोड रिपीट हो रहा होगा तो आपके पास समिफ के अलावा तरीका नहीं है। सो अगेन वी हैव अनदर फंक्शन, वेरी सिमिलर फंक्शन, दैट इज काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, काउंट अकेला क्या करता था, गिनता था। मतलब अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे आके, यहाँ पे एक फंक्शन लगा देता हूँ काउंट, ठीक है, तो 1 2 3 4 6 आ गया, तो एक काउंट से मेरे को 6 मिल गया तो काउंट हो गया। अब काउंट इफ में मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर अनिल कितनी बार आया है उसको काउंट करना है, देन आई कैन गो फॉर काउंट इफ। सेम चीज़ है जैसे सम इफ में देखा, खाली सम इफ में अपने को वो अमाउंट भी बताना पड़ता था कि इस चीज़ के हिसाब से ऐड करना है, इसमें वो नहीं करना पड़ता है, सीधे अपने को उस हिसाब से वर्कआउट करके दे देता है। अब काउंट इफ का अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो सिंटेक्स क्या है, काउंट इफ देन इट विल आस्क फॉर द रेंज, से दिस इज माई रेंज, देन व्हाट आई वांट टू सर्च अनिल। सो अनिल कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। सिंपल है, मेरे ख्याल से सबसे हो जाएगा। 2 मिनट में फटाफट सब लोग खत्म करो इसको, चलो गुड। नाउ देयर इज वन मोर फंक्शन दैट इज सम इफ एस एंड काउंट इफ एस। वो पढ़ के देखो क्या करता है, बताओ मेरे को। सम इफ एस मतलब सम इफ के लास्ट में एस है, मतलब वो फंक्शन, और काउंट इफ एस क्या करता है, काउंटा कर सकते हैं उसकी जगह, ठीक है, से वर्कआउट करेगा। और ये मैं ब्लैंक स्पेस दे दूंगा तो क्या करेगा, तो फिर 5 आ गया। मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, दोनों डिलीट कर दिए, ठीक है। सो दिस वे यू कैन एबल टू वर्क इट आउट। सो बिफोर लीविंग वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एस। सम इफ एस का क्या मतलब है, कब यूज करना है, और सम इफ काउंट इफ एस का क्या पर्पज है, उसे कब यूज करना है। सो कुछ पढ़ के समझ में आया, मैं फिर से 2 मिनट देता हूँ उसको। देखो क्या है, मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, बट आप लोगों को अपने आप ही पढ़ के आगे बढ़ना है। मैंने सपोज आपको समझा भी दिया सम इफ, आपको क्या होगा, सिंटेक्स वगैरह कुछ याद नहीं रहेगा, बस आपको याद रहेगा सम इफ करके कोई फंक्शन पढ़ाया था, बट कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है वो याद रह जाएगा, बट कैसे यूज़ होता है वो नहीं याद रहेगा। वो आप ही लोगों को पढ़ के पढ़ना है। बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को नाम निकालने हैं कि वो अनिल को काउंट करो जो एमपी में काम करता है, तो आपको सम इफ एस से आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। यहां पे क्या है मेरे पास, अभी तक अपन जो काउंट करते थे वो इस फील्ड को देखते थे, इसमें से अनिल कहाँ आया है उसका काउंट कर देते थे, या उसके आगे का सम जाके लेके उसको सम इफ कर देते थे। अब मेरे क्राइटेरिया क्या हो गया है कि मेरे को 2 फील्ड्स पे कंडीशन डिफाइन करके सम निकालना है। 2 फील्ड्स पे कंडीशन डिफाइन करके मुझको सम निकालना है, देन आई हैव टू यूज द सम इफ एस, ठीक है। सम इफ तब यूज करना है आपको, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखो, मैं अगर बोलता हूं सम इफ एस फॉर अनिल जो एमपी में काम करता है, तो आंसर क्या आएगा 12, ठीक है। अनिल जो
यूपी में काम करता है तो सम के टोटल आंसर क्या आएगा? ये भी यूपी में, ये भी यूपी में, 94। ठीक है, सो ये आना चाहिए। अब अपन अब इसमें हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू वर्क वो देखते हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान से आप लोग देखना क्योंकि सिंटेक्स एकदम बदल जाता है। सबसे पहले इसमें क्या पूछता है? सम रेंज। उसमें के पहले क्या पूछ रहा था? क्राइटेरिया। इसमें उल्टा शुरू करता है, सम रेंज पूछता है। सो आई हैव टू सेलेक्ट द सम रेंज। ठीक है, सो आई हैव टू सेलेक्ट द सम रेंज, देन क्राइटेरिया रेंज 1, देन इट आस्क्स क्राइटेरिया क्या है, तो अपना क्राइटेरिया क्या है उसका? अनिल। देन इट आस्क्स फॉर द सम रेंज 2, ये मेरी सम रेंज 2 हो गई, और इसका क्राइटेरिया क्या है? एमपी। तो आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, और इसी को अगर मैं यूपी कर दूंगा 94। ठीक है, क्लियर हो गया? फटाफट करके देखो इसको। बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे अपन ने सॉर्टिंग में की थी ना, सॉर्ट के अंदर सॉर्ट, ऐसे ही यहाँ क्राइटेरिया सम का लगा रहे हैं 2 फील्ड को लेके, जैसे अपन ने सॉर्टिंग विद इन द सॉर्ट किया था। ये काउंट यूज करके देख लो कि ये एमपी में काउंट 2 आना चाहिए, अनिल जो यूपी में काम करता है, या दीप यूपी में कितना काम करता है वो कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, फॉर्मूला तो सही लग रहा है, उसके बाद 0 आ रहा है वो। रुको, सबसे पहले इफ नहीं, ये कौन सा है? ये कलर क्या है? ये जो ये सर अमाउंट है ना, रेंज है ना, अमाउंट है ना। ठीक है, रेंज के बाद सर ये लिया रेंज के बाद क्राइटेरिया लिया, ठीक है, पर्टिकुलर जिसका राम ढूंढा, फिर राम ढूंढा, ठीक है, फिर ये रेंज ली सर, स्टेट सेलेक्ट, ठीक है, फिर एमपी ढूंढा। ठीक है, तो एरर क्या आ रही? 0 आ जीरो रहा आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? यही वाला है ना? है। हाँ सर, इसको कहीं पेस्ट कर दें दूसरी सेल में, वहाँ भी 0 ही आ रहा है। नहीं, वो छोड़ दो। C20 से C25, C20 से C25 सही है वो। ये तो ठीक है, ये तुम्हारा 25 सही है। इसके बाद ये वाली ले लिए अपन, क्राइटेरिया ले ली, क्राइटेरिया में राम डाला, वो भी सही है। और फिर अपन ने ये क्राइटेरिया दूसरा लिए, एमपी ढूंढा उसमें, स्पेस तो नहीं है, कुछ नहीं है, ये राम नहीं, ठीक नहीं है, है, ठीक है। और अपन तो करना ही करना था। एक काम करो, ये अपन पहले ये बीच का क्राइटेरिया हटा देते हैं, राम वाला। हाँ ठीक है सर, ठीक है, सिर्फ अपन एमपी कितनी बार आया ये कैलकुलेट करते हैं। एमपी 207 सही है, सही है ना? 50 और 10 ये सही है, यहाँ ठीक तक है, फार्मूला सही है। ये सही है, मतलब राम में ही कोई मिस्टेक है राम में कुछ तो हाँ, तो मैं इसको अंडू करता हूँ, तो फार्मूला अपना वापस आ जाएगा। क्यों नहीं आया? वाई कर देना, कंट्रोल वाई। हाँ ठीक है, अब नहीं आ गया ना? आ गया। नहीं आया? नहीं अभी नहीं नहीं आया। ज़्यादा अंडू हो कंट्रोल गया वाई क्या? मैं करता हूँ। नहीं, मैंने हाँ ठीक है, आ गया। आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, राम की जगह इसमें कोई और किसी का और का, अनुज का नाम डाल दो। हाँ, अनुज देखो, ठीक है, अभी भी 0 आ रहा है। अब उल्टा करो, अभी अपन ने एमपी हटाया था ना, अब एमपी को हटा के देख लो। अनुज में क्या है कि अनुज का तो ठीक है, नहीं उसको मुझे यूपी करना पड़ेगा ना। हाँ यूपी कर दो, हाँ, यहाँ तो ठीक है। यूपी अब एमपी भी आ जाएगा। तो सिर्फ राम में गड़बड़ है, कहीं राम में राम या गड़बड़ नहीं है सर, वो भी आ जाएगा। राम कहाँ जॉब करता था? एमपी और राम ले लो, राम स्पेस मत लेना, राम जैसा लिखा वैसे ही लिखना। और यहाँ एंटर करो, आ गया राम। वो राम में ब्लैंक, पीछे ब्लैंक स्पेस होगा। मुझे भी सर ऐसा, हाँ सर, हाँ, अच्छा इसलिए नाम चेंज करके देख लिया करो। ठीक है, ठीक है, काउंट इफ्स हो गया, सम इफ्स हो गया, चलो गुड। सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ग्रुपिंग। सो ग्रुपिंग क्या है? कोई बहुत खास नहीं है, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट भी नहीं है वो। ठीक है, अब वहाँ पे दिखता है आइकॉन में, तो पढ़ाना जरूरी रहता है वाली हालत है। अगर रो वाइज ग्रुप करना है, कॉलम वाइज ग्रुप करना है, तो आई कैन ग्रुप इट। अगेन उसको मेरे को माइनस करना है, तो ये माइनस कर दूंगा। तो एमपी और यूपी का सिर्फ आपको सब टोटल दिखेगा, विच इज़ द समरी रिपोर्ट,
और जब मेरे को इसको एमपी को एक्सपांड करके देखना है तो मैं देख सकता हूँ, और यूपी को एक्सपांड करके देखना है तो देख सकता हूँ। मैं ये चीज़ हाइड करके भी कर सकता हूँ, बट हाइड को अनहाइड करना आसान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लस को माइनस करना बहुत आसान है। आपने ये माइनस कर दिया तो एमपी सप्रेस हो गया, ये माइनस कर दिया तो यूपी सप्रेस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली जब प्रेजेंटेशन अगर आप कहीं सामने किसी के देने जा रहे हो, इन दैट केस इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि वो कभी बोलेगा एमपी का डाटा दिखा दो, और डाटा इतना ज़्यादा रहेगा कि आप इकट्ठे दोनों डाटा नहीं दिखा सकते हो, तो आप उसको उस समय एमपी का डाटा दिखा दो फिर यूपी का दिखा दो, तो उसी समय आप खट को उसको मिनिमाइज करके दिखा सकते हो। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द ग्रुपिंग। ये हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग भी करता है, वर्टिकल ग्रुपिंग भी करता है, दोनों करके आपको दिखा देता है, ठीक है। सो अभी मैं एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, इसको अनग्रुप कर देता हूँ, इसको भी अनग्रुप कर देता हूँ, तो खत्म हो गया। देन आई कैन डिलीट दिस ऑल्सो एंड डिलीट दिस ऑल्सो, ठीक है। ग्रुप तब यूज होता है जब पहले पूरा डाटा किसी ने आपको सिस्टमेटिक अरेंज करके दे दिया हो, आपको सिर्फ उसे कुछ रो को ऑटोमेटिक हाइड अनहाइड करने का काम हो, तभी मतलब है, अदरवाइज मतलब नहीं है। अगर आपको डाटा पूरा बनाना है तो आपको क्या यूज़ करना है, हमेशा सब टोटल, ठीक है। सो ये पूछेगा क्या नेम है उसमें, यस, देन क्या करना है, सम करना है, रेंज करना है, और सब टोटल आपको स्टेट वाइज भी मेरे को चाहिए, ठीक है। आई कैन से ओके। तो अब ये पूछ रहा है आपको सब टोटल कब चाहिए, जब अपन एमपी का जब स्टेट चेंज हो तब मेरे को सब टोटल चाहिए, ठीक है। और सब टोटल टू स्टेट अमाउंट चाहिए, या इसको ओके कर दूंगा। तो अब आप देखो एमपी का टोटल दे देगा, ये यूपी का टोटल दे देगा, नीचे ग्रांड टोटल दे देगा, और यहाँ वो ऑटोमेटिक वैसे ही बटन बता देगा जैसे ही आप चाह रहे थे, और ये सब पक्का कर देगा, ठीक है। सो दिस डन बाय द सब टोटल। फिर से करके दिखाना है ये, तो फिर से ध्यान से देखो, ये मेरे पास डाटा है, खाली ये स्टेट वाइज सॉर्टेड है, ये ध्यान देना। इसके बाद मेरे को सब टोटल चाहिए, ये पूछेगा सब टोटल काय पे चाहिए, स्टेट पे चाहिए सब टोटल, मतलब जब भी स्टेट चेंज हो तो सब टोटल आना चाहिए। क्या करना है, सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, ठीक है। और सम काय पे चाहिए, अमाउंट पे चाहिए। अभी यहाँ दिख जाएगा ना सब टोटल आके। अच्छा, ये सब टोटल कहाँ है, ये डाटा में जाओ, डाटा में ये लास्ट में ये दिख रहा है आपके, उसमें कहाँ पर है, ग्रुप अनग्रुप के नीचे सब टोटल मिलेगा, डाटा में मिल गया, ठीक है। सो ये सब टोटल मैंने देख लिया, स्टेट वाइज सम चाहिए, अमाउंट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने ओके कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ें मुझको सेट करके दे देता है। तो ये वेरी गुड टूल फॉर समरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत अच्छा। एमपी में टोटल कितना टोटल है, यूपी में कितना है, ग्रांड टोटल कितना है, एंड सो ऑन। और इसको भी वैसे ही आप कोलैप्स करके देख सकते हैं जैसे ग्रुप में करके देखा था। वो जब वो मेनू आता है ना, उसमें पूछता है वो, फिर से कमांड दो, अंडू करो, इसको अंडू करते चले जाओ। हाँ, ये यहाँ पे पूछता है ईच कैटेगरी, चेंज इन कैटेगरी, यहाँ स्टेट करोगे तब आंसर सही आएगा। इससे मतलब वो नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। वो इसमें तुम्हारा सॉर्टेड डाटा नहीं, इसलिए दिक्कत है। डाटा ये जो है ना स्टेट के ऊपर सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग फॉर वन ऑफ द डाटा वैलिडेशन। इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैं गया डाटा में, कस्टम पे गया, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैंने बताई थी ना कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी इस कॉलम्स में लिखूंगा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो यूनिक रहनी चाहिए हमेशा। सो इट शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे गया, आई कैन से काउंट इफ। अब वैल्यू क्या रखनी है अपने को, यहाँ पे मैं सिर्फ ए कॉलन ए लिख देता हूँ। रेंज जो सेलेक्ट करते हो वो पूरे, अगर रेंज आपको ए को पूरा वर्टिकली सेलेक्ट करना है तो ए कॉमा ए भी लिख सकते हो। देन आई कैन सेलेक्ट कहाँ पे रखना है, सो आई कैन सेलेक्ट दिस, ठीक है। एंड इट हैज़ टू बी इक्वल टू 1, ओके। ये जो भी मैंने लिखा है मैं अभी नीचे लिख के दोबारा जूम कर दूंगा जिससे यू कैन एबल टू वर्क इट आउट। अब यहाँ मैं 1 टाइप करूँगा तो एरर आनी चाहिए, ये एरर आ गई। 2 लिखूँगा तब भी एरर आएगी, और 3 लिखूँगा तो एरर नहीं आएगी। सो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ जो मैंने वहाँ टाइप किया था, जिससे आप लोगों को बड़ा बड़ा दिख सके। तो जो आपको कंडीशन में डालना है वो ये लिख के डालना है। अगर ये मैं 1 को 2 कर दूंगा तो 2 बार रिपीट कर सकते हो आप, ठीक है, बट उसका कोई मतलब नहीं है। हो गया, इसको करके देख लो सब लोग। ए कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए मैंने ए लिख दिया है। हाँ, अगर बी कॉलम में है तो बी लिख दोगे,
एक्चुअली में उस A1 की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो काउंट इफ का सिंटेक्स है। सिंटेक्स ये है कि भाई इसको मैं किस वैल्यू से कंपेयर करूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, A1 लिख दिया, तो जैसे जैसे तुम नीचे टाइप करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ती जाएगी। इक्वल टू 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब काउंट करूंगा तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। काउंट किया मैंने, तो 1 कितनी बार आना चाहिए, एक बार, 2 कितनी बार आना चाहिए, 1 एक बार, 3 कितनी बार आना चाहिए, एक बार। तुम उसको 2 करके चेक कर लेना, वो दो वैल्यू ले लेगा, मतलब 1 2 बार लेगा, तीसरी बार दोगे तो एरर देगा वो। सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन विच इज VLOOKUP एंड HLOOKUP। तो सबने यूज किया VLOOKUP, HLOOKUP नहीं किया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक हॉरिजॉन्टल लुकअप है, एक वर्टिकल लुकअप है। और इस तरफ किस किस ने यूज किया, नहीं किया, कर चुके हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम किस किस को आ रही थी, सब लोगों ने कहा VLOOKUP HLOOKUP जरूर करा देना। किसी को कोई दिक्कत आ रही क्या एग्जिस्टिंग अभी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब अपन इसको सबसे पहले HLOOKUP VLOOKUP करता क्या है और क्यों यूज किया जाता है, पर्पस क्या है इसका, डाटा उठाना। कहाँ से उठाना, एक टेबल है, मैं अभी कंप्यूटर की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। बचपन में अपन ने लॉग टेबल पढ़े थे, तो आपके हाथ में एक शीट दे देते थे, उससे आपको लॉग टेबल का डाटा उठाना होता था, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके हाथ में कागज है, ठीक है, उस कागज में अगर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल से मुझे कोई डाटा उठाना है, तो आप HLOOKUP VLOOKUP को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल पर्पज ऑफ द HLOOKUP एंड VLOOKUP, ठीक है। सो अपने को हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि एक टेबल है, उसमें से डेटा पढ़ के उठाने का है, ठीक है। सो वी आर वर्किंग ऑन द सेम। सो अब मेरे को यहाँ पे अगर इसको डाटा रीड करना है तो मेरे को क्या लगाना है, VLOOKUP, ठीक है। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मुझे क्या ढूंढना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू रीड अनिल। सो अनिल को कहाँ से रीड करना है, फ्रॉम दिस सेल, ठीक है। टेबल अरे कौन सा है मेरा, दिस इज माई टेबल अरे, दिस इज माई टेबल अरे, ठीक है। देन व्हाट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझको निकाल के क्या लाना है, उसका अमाउंट निकाल के लाना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या होगा, 3, ठीक है। इसके बाद है रेंज लुकअप, मैं भी उस पर वापस आके डिस्कस करता हूँ। सो उसने क्या किया, ये टेबल पे गया, अनिल के आगे देखा क्या लिखा है 12, तो यहाँ पे 12 आके लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं अगर जाके राज कर दूंगा तो राज की वैल्यू 62 कैसे आ गई, सॉर्टिंग नहीं थी, डाटा सॉर्टेड होना चाहिए, फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं है। मैक्सिमम क्या है, ये लास्ट का लुकअप रेंज है, जब अपन पढ़ेंगे तो एक बार और ट्राई कर लेंगे उसको। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसको लगाने के बाद आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। और हो सकता है वर्जन का भी फर्क हो, ये वर्जन 10 है, उसमें करना पड़ता होगा, अभी लेटेस्ट में हटा दिया होगा। दूसरा मैं चेंज करके और देख लेता हूँ, दीप की भी वैल्यू 32 आ रही है, सो दिस वे आई कैन वर्क इट आउट। अब ये जो लास्ट की वैल्यू है, ये क्या है, 0 1 जो बोलते हो आप, ट्रू फॉल्स। देखो नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ नहीं पाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी हेल्प में, ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अगर मैं 0 लिख दूंगा तो एग्जैक्ट मैच को ही ढूंढेगा, अप्रॉक्सीमेट मैच को नहीं ढूंढेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये यूजफुल कब है, अपन अप्रॉक्सीमेट मैच को कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो तो आप एग्जैक्ट मैच से कम चला लोगे ना, मैं पूछ रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट मैच की कब ज़रूरत पड़ती है। अभी जो इसने गलती की थी, दीप में जाके किया था, वो अप्रॉक्सीमेट मैच में उसने जाके ढूंढा, उसको राज नहीं मिला, तो उसने क्या किया, जो लास्ट की सबसे वैल्यू थी उसमें उठा के पटक दिया उसने। बट अप्रॉक्सीमेट मैच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। तो अप्रॉक्सीमेट आपको कब यूज़ करना है, ये क्वेश्चन। चलो फिर मैं बताता हूँ अगर यूज़ नहीं किया। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेट्स हैं और उसके आगे डॉलर की वैल्यू लिखी हुई, भाई 1 तारीख को डॉलर की वैल्यू 77 रुपीज़ थी, फिर 2-3 दिन रिकॉर्ड नहीं की, सीधे 5 तारीख को उसने बोल दिया कि 77.50 पैसा थी, फिर 5-6 दिन छोड़ दिया, फिर अगले 5 दिन बाद फिर, या मंडे रिकॉर्डिंग करता है तो डेट डालता है और उसके आगे डॉलर की वैल्यू लगा देता है। अब मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन आया ये बताने के लिए कि 1 महीने पहले 28 तारीख को डॉलर की क्या वैल्यू थी, तो आप क्या करोगे। आपके पास तो उस टेबल में एग्जैक्ट 28 की तारीख ही नहीं है, क्योंकि 28 तारीख को डॉलर की वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं की गई टेबल में। तो वो उस समय अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करके नेक्स्ट वैल्यू को लेके वर्कआउट करता है वो, तो उस समय आपको यूज़ करना है अप्रॉक्सीमेट मैच, ठीक है। सेम वे में
अकाउंट्स वालों को अगर एक्साइज ड्यूटी, खैर अभी तो एक्साइज बंद हो गई, या जीएसटी है, जीएसटी का उस समय रेट क्या था, आज से 1 साल पहले किसी ने पूछ लिया जीएसटी का रेट क्या था, तो जीएसटी का जो रेट था वो पूरा का पूरा हमेशा आपके साथ नहीं आएगा, जिस तारीख को चेंज होगा वही डेट को लिखेगा वो, ठीक है। तो वो उस तरह से वो वर्कआउट करेगा कि इस तारीख को ही ये रेट चेंज होके वैल्यू आई है, ठीक है। सो वेन एवर यू हैव ए, बेसिकली जो इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में एनालॉग एंड डिजिटल डाटा, तो अगर आपका डिजिटल डाटा नहीं है, एनालॉग डाटा है, तब आपको अप्रॉक्सीमेटली मैच करा के ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिजिटल डाटा है तो 1010 में तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी हर डेट मिलेगी, वहाँ से वो एग्जैक्ट मैच करके वैल्यू उठा लेगा। बट अगर वो आपका एग्जैक्ट मैच में नहीं आएगा, एनालॉग डाटा है, देन यू हैव टू गो फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच ओनली। नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ द वी लुकअप? लेटेस्ट वर्जन में अगर आप देखोगे तो एक्स लुकअप करके एक फंक्शन बनाया होगा, चेक करो एक्स लुकअप है क्या? एक्स लुकअप नहीं है, ओके, आई हैव टू सी, बट लेटेस्ट में उन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया है। तो अपग्रेड जब करते हैं तो पुराना फंक्शन हटा नहीं सकते, क्योंकि पुरानी सारी एक्सेल शीटें चलनी बंद हो जाएंगी, ठीक है। बट फॉर द न्यू दे चेंज इट टू द न्यू फंक्शन। जैसे अगर आप अभी आप देखोगे तो समिफ एस आ गया है, तो समिफ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक ही क्राइटेरिया डिफाइन करते हो तो आपका काम हो जाता है, बट उसको फिर भी चलाना पड़ेगा उनको, क्योंकि पिछले वर्जन वाले कहाँ जाएंगे, ठीक है, इसलिए उनको समिफ एफ लुक यूज़ करना पड़ेगा। सो एनीवे, वो मैं देख के अभी चेक करके बता दूंगा आपको। तो बेसिकली इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उनको नया वर्जन फंक्शन लाना पड़ा, तो कारण क्या था? वन ऑफ द ड्रॉबैक इज मैं माइनस में वैल्यू नहीं ले सकता। अभी अपन वहां 3 देते हैं ना, 3 दिया, मैं -1, -2, -3 वैल्यू नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आप टेबल बनाओगे उसके पहले ही रो में आपके पास जिसको सर्च करना है वो वैल्यू वहीं लिखी होनी चाहिए। अगर मेरे बीच में वो वैल्यू चली गई या पीछे चली गई तो मैं सर्च आउट नहीं कर सकता। दैट मीन्स आई एम बाउंड टू मेक द टेबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उसने लेटेस्ट कुछ फंक्शन बना दिया है, वो गूगल में भी टाइप करके देख लो, मिल जाएगा, व्हाट इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ द वी लुकअप और एच लुकअप। एच लुकअप में किसी को कुछ डाउट है तो यूज़ करने की ज़रूरत है क्या? एक एक्सरसाइज करके देखें, कर लेते हैं, बट एक्चुअली में पूरा सिंटेक्स सेम है, सब कुछ सेम है, खाली डायरेक्शन का डिफरेंस है। इसमें जब आप जाते हो तो राइट से तरफ देखता है, मतलब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसको यूज़ करके यहाँ से राइट की तरफ वैल्यू ले रहा हूँ, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू लेनी है। दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। मतलब इस डाटा को अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, एनीवे वो XY कह रहा है चेंज है, इसलिए मैं नहीं कर सकता ट्रांसपोज। व्हाट आई कैन डू, कॉपी करके। सो अगर मेरा टेबल इस टाइप से है तो कैसे काम करोगे? इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर एच लुकअप, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तुम लोग लेट आते हो सुबह। दीज आर सर्टन फंक्शंस जो अपन काफ़ी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ लेफ्ट राइट। उस दिन मैडम मिड की याद कर रही थी, ठीक है। सो यू हैव अनदर फंक्शन विच इज़ ए मिड, ठीक है। तो मिड क्या करेगा, लेफ्ट राइट अपन पढ़ चुके हैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ। मिड कोई टेक्स्ट जिसमें ढूंढना है, स्टार्टिंग नंबर देन नंबर ऑफ करेक्टर्स देंगे तो वो मिड की वैल्यू काट के अपने को निकाल के दे देगा। तो अपन ने उस दिन जो राइट यूज़ किया था, ठीक है, राइट के बाद कट करके बके हुए बच्चे लिए थे, उसकी बजाय आप मिड यूज़ करके उससे भी आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। देखना है करके देख लो। तो छोड़ दो O और U, कितने करेक्टर काटने? 2, तो O और U लिखा आना चाहिए। देन ये भी अपन काफ़ी कुछ कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन द सर्च और फाइंड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। देन यू हैव ए फंक्शन दैट इज अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, एक टेक्स्ट है उसमें से ओल्ड टेक्स्ट लिखना है, देन न्यू टेक्स्ट लिखना है और ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस करके दे देगा। और उसके आगे कौन से इंस्टेंस को ढूंढना है तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट द ऑप्शन इज़ देयर। तो अभी जो अपन ने मिड किया उसका क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, उसकी जगह कुछ और चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो आप। सब्स्टिट्यूट किस में करना है, सपोज इसमें करना है, क्या चीज़ ढूंढनी है मेरे को, M ढूंढना है। सो दिस इज M इज़ द ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट मुझे Z से रिप्लेस करना है। सो ये आ गया।
m की जगह क्या कर दिया उसने, z कर दिया। ठीक है, लास्ट एक फंक्शन बचा हुआ है, उसको करके खत्म करते हैं, दैट इज रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, सब्स्टिट्यूट में क्या किया था, उस अपन ने पहले उसको बताया था कि m करेक्टर को z से रिप्लेस करो। ठीक है, यहां पर अपने को ये नहीं पता कि अभी उसमें कौन सा करेक्टर है। ठीक है, तो रिप्लेस क्या करेगा, ओल्ड टेक्स्ट जो भी है उसको लिखना है, उसका स्टार्टिंग नंबर देना है, नंबर ऑफ करेक्टर्स देना है, उसके बाद न्यू टेक्स्ट देना है, तो उस हिसाब से वो रिप्लेस कर देगा उसको। ठीक है, सो ये चीज़ें अपने पास बची हुई हैं। एनी क्वेश्चंस इन दिस? इसका प्रैक्टिकल नहीं तो कल कर लेंगे। वो जो अपन ने अभी फंक्शन पढ़ा ना सब्स्टिट्यूट, उसमें लास्ट ऑप्शन है ऑकरेंस, कि पहली बार पहला वाला m चेंज करना है, सेकंड थर्ड उसमें लास्ट में ऑकरेंस है। इफ़ यू सी, इसी में दिख रहा है, सॉरी इंस्टेंस नंबर। तो ये जो इंस्टेंस नंबर है ये वो चेक करता है कि पहले वाले m को चेंज करना है कि सेकंड वाले m को कि थर्ड वाले m को। ठीक है फ्रेंड्स, सो वी विल जस्ट क्लोजिंग टुडेज सेशन।